आज के टॉप जनरल स्टडीज़ क्वेश्चंस। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है? स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शीर्ष पर है। वर्ष 2020 में शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना शहरों में रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का ऋण देती है। कोविड-19 महामारी के दौरान विक्रेताओं को उनके व्यवसायों पर संकट के प्रभाव से उभरने में मदद करने के लिए यह योजना बनाई गई थी। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य है। शहरी स्ट्रीट वेंडरों की मदद के लिए राज्य द्वारा माइक्रो क्रेडिट कार्यक्रम को सफलतापूर्वक अपनाने को इस पुरस्कार से उजागर किया गया है। आइए अब हम स्वनिधि योजना के बारे में कुछ अन्य जानकारियां हासिल करें। पीएम स्वनिधि सड़क विक्रेताओं को सहायता प्रदान करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 1 जून वर्ष 2020 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की माइक्रो क्रेडिट योजना है। यह योजना 10,000 रुपये के कार्यशील पूंजी संपार्श्विक ऋण मुक्ति ऋण की सुविधा देती है, जिसके बाद 7% ब्याज सब्सिडी के साथ 20,000 रुपये और 50,000 रुपये के ऋण मिलते हैं। यह योजना सड़क विक्रेताओं के बीच डिजिटल लेन देन के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत में डिजिटल पदचिह्न बढ़ाने पर केंद्रित है। आइए अब हम जानते हैं स्वनिधि योजना का उद्देश्य। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को औपचारिक बनाना और इस क्षेत्र के लिए आर्थिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने के लिए नए अवसर प्रदान करना है। स्ट्रीट वेंडर शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक का प्रतिनिधित्व करते हैं और शहरवासियों के दरवाजे पर सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें अलग अलग क्षेत्रों संदर्भों में विक्रेता, फेरी वाले, ठेले वाले, रेहड़ी वाले आदि के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं में सब्जियां, फल, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड, चाय, पकौड़े, ब्रेड, अंडे, कपड़ा, परिधान, जूते, कारीगर उत्पाद, किताबें, स्टेशनरी आदि शामिल हैं। सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दुकानें, कपड़े धोने की सेवाएं आदि दुकानें शामिल हैं। अब जानते हैं स्वनिधि योजना के लाभ। स्ट्रीट वेंडरों को अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने और विस्तार करने में मदद करने के लिए 10,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऋण 7% की कम ब्याज दर पर प्रदान किया जाता है, जिससे स्ट्रीट वेंडरों के लिए ऋण चुकाना आसान हो जाता है। ऋण प्राप्त करने के लिए किसी संपार्श्विक कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है, जिससे यह सड़क विक्रेताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाता है। योजना के लिए आवेदन करने के लिए कोई प्रसंस्करण शुल्क प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, जिससे यह सड़क विक्रेताओं के लिए लागत प्रभावी हो गई है। ऋण राशि का उपयोग स्ट्रीट वेंडिंग व्यवसाय से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जैसे कच्चा माल खरीदना, किराया देना या उपकरण खरीदना। यह योजना रेहड़ी पटरी वालों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। ऋण चुकाने की अवधि 1 वर्ष है, जिससे रेहड़ी पटरी वालों को ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें महामारी के आर्थिक प्रभाव से उबरने में मदद मिल सके। आइए अब हम बात करते हैं स्वनिधि योजना की पात्रता के बारे में। स्ट्रीट वेंडरों के पास शहरी स्थानीय निकायों (ULB) द्वारा जारी वेंडिंग प्रमाण पत्र या पहचान पत्र होना चाहिए। वे विक्रेता जिनकी पहचान
सर्वेक्षण में की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाण पत्र या पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है। यूएलबी के नेतृत्व वाले पहचान सर्वेक्षण से बाहर रह गए स्ट्रीट वेंडर या जिन्होंने सर्वेक्षण पूरा होने के बाद वेंडिंग शुरू कर दी है और उन्हें यूएलबी टाउन वेंडिंग कमेटी टीवीसी द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र एलओआर जारी किया गया है। आसपास के विक्रेता यूएलबी की भौगोलिक सीमा में वेंडिंग विकास परिशहरी ग्रामीण क्षेत्र जिन्हें यूएलबी या टीवीसी द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र एलओआर जारी किया गया है। यूएलबी की भौगोलिक सीमा में वेंडिंग करने वाले आसपास के विकास परिशहरी ग्रामीण क्षेत्रों के विक्रेता जिन्हें यूएलबी अथवा टीवीसी द्वारा इस आशय का अनुशंसा पत्र एलओआर जारी किया गया है। ओपन एआई ने लागत प्रभावी GPT-40 मिनी एआई मॉडल लॉन्च किया। GPT-40 मिनी ओपन एआई के अन्य भाषा मॉडल का एक छोटा और कम महंगा रूप है। इसकी कीमत 15 सेंट प्रति मिलियन इनपुट टोकन और 60 सेंट प्रति मिलियन एग्जिट टोकन है, जो कि इसे पहले आए GPT 3.5 टर्बो से 60% कम है। ओपन एआई ने GPT-40 मिनी जारी किया है, जो एक नया एआई मॉडल है जो व्यापक स्तर पर लोगों के लिए अधिक सुलभ है और इसकी लागत भी कम है। एआई क्षेत्र में अभी बहुत प्रतिस्पर्धा है, खासकर गूगल और मेटा जैसे बड़े नामों से। ओपन एआई के बारे में दिसंबर वर्ष 2015 में स्थापित होने पर ओपन एआई एक गैर लाभकारी समूह के रूप में शुरू हुआ। ओपन एआई जिम शुद्धिकरण सीखने के एल्गोरिदम बनाने के लिए उपकरणों का एक सेट इसकी पहली बड़ी रिलीज थी। वर्ष 2019 में ओपन एआई के चैट जीपीटी 2 मॉडल ने हलचल मचा दी क्योंकि यह ऐसा टेक्स्ट बना सकता था जो वैसा नहीं दिखता था। ओपन एआई ने वर्ष 2020 में अपने एआई सिस्टम का उपयोग करने के सही तरीके के लिए नियम बनाए। व्यवसाय के नाम से पता चलता है कि यह एआई अनुसंधान में खुले सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है, लेकिन अपने काम के लिए आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए इसे एक सीमित लाभकारी मॉडल में बदल दिया गया। आइए अब हम बात करते हैं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रमुख स्थिति। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कैसे किया जाता है? आने वाले वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक महत्वपूर्ण तत्व बन जाएगा जो भारत की वृद्धि और विकास में अत्यधिक योगदान देगा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का भविष्य उज्जवल और आशापूर्ण लगता है। उचित रणनीतियों और नीति समर्थन के साथ भारत खुद को वैश्विक मंच पर एआई में अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकता है। निम्नलिखित कुछ क्षेत्र हैं जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जिसमें से पहला है स्वास्थ्य देखभाल। स्वास्थ्य देखभाल में एआई का उपयोग बड़े पैमाने पर बीमारियों का पता लगाने, निदान बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाएं क्षेत्र में उपचार में सुधार करने के लिए किया जा रहा है। आयुष्मान जैसी कंपनियां बीमारियों को जल्दी पता लगाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में एआई का उपयोग करने वाली कंपनियों की संख्या में ज़बरदस्त विस्तार देखा जा रहा है। उनका मुख्य उद्देश्य अपने शिक्षण और सीखने के प्लेटफॉर्मों को बढ़ाना है। इसका परिणाम शिक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग के रूप में सामने आया है। कृषि, क्रॉपिन और EM3 एग्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जैसे स्टार्टअप किसानों को उनकी फसल की उपज में सुधार करने और बेहतर आय अर्जित करने में मदद करने के लिए एआई का उपयोग करते हैं। ई कॉमर्स कंपनियां भी उत्पाद अनुशंसाओं और पूर्वानुमानित खोजों के लिए एआई का उपयोग करके दौड़ में आगे बढ़ रही हैं। आइए अब हम बात करते हैं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के बारे में। भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई उद्योग में प्रगति करना शुरू कर दिया है। भारत में कुछ प्रमुख एआई कंपनी निम्नलिखित इस प्रकार हैं।
आर्या एआई। आर्य एआई ने नई व्यवसायों को उनकी स्वचालन प्रक्रियाओं और डेटा संचालित उद्दृष्टि प्राप्त करने में सहायता की है। कंपनी एंटरप्राइज एआई समाधान बताती है। यह प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, मशीन लर्निंग आदि जैसी विभिन्न तकनीकों पर जोर देती है। फ्लूइड एआई। वर्ष 2016 में स्थापित फ्लूइड एआई वर्कफ्लो को स्वचालित करने और व्यावसायिक अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए एआई संचालित प्लेटफॉर्म निर्धारण करता है। इनफाइनाइट एनालिटिक्स। ये क्रेडिट प्रोफाइलिंग, स्वास्थ्य निदान, व्यक्तिगत अनुशंसाओं, पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस आदि के लिए एआई मॉडल बनाते हैं। कंपनी वित्त, स्वास्थ्य सेवा और ई-कॉमर्स समाधान प्रदान करने के लिए एआई और एमएल तकनीकों का उपयोग करती है। नैनोबी के पास विशेषज्ञता का एक विस्तृत क्षेत्र है। वे परिवहन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा क्षेत्र में शामिल हैं। कंपनी ने रूट ऑप्टिमाइजेशन और लर्निंग एनालिटिक्स के लिए एआई मॉडल बनाने के लिए वैश्विक संगठनों के साथ सहयोग किया है। निरमाई स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में चमत्कार कर रही है। उनका लक्ष्य कैंसर की जांच को हर किसी के लिए सुलभ बनाना है। उनकी टीम ने नवोन्मेषी सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो स्तन ट्यूमर का पता लगा सकता है। पता लगाने की लागत बहुत कम है और थर्मल छवियों का उपयोग होता है। एंथ्रोपिक। वर्ष 2021 में संस्थापित एंथ्रोपिक संवैधानिक एआई विकसित करने पर केंद्रित है। यह एआई सिस्टम को मानवीय नैतिकता और मूल्यों के साथ संरेखित करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करता है। आइए अब बात करते हैं भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ उदाहरणों के बारे में। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुप्रयोगों के लिए वास्तविक उदाहरण नीचे दिए गए हैं। स्टेलपास टेक्नोलॉजीज़ भारत के शीर्ष उदाहरणों में से एक है कि कंपनियां एआई का सही उपयोग कैसे कर रही हैं। वे डेयरी फार्म स्वचालन और मवेशी निगरानी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वे दूध देने के संचालन और कोल्ड चेन दृश्यता के लिए बुद्धिमान समाधान प्रदान करते हैं। इन मांग वाली तकनीकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई टूल की मदद से एकत्रित किया जा सकता है। जेनेटिक्स ने भवन निर्माण में ऊर्जा खपत के प्रबंधन और अनुकूलन के लिए बुद्धिमान समाधान बनाए हैं। उनकी पेशकश व्यवसायों को ऊर्जा लागत बचाने और स्थिरता की ओर बढ़ाने में मदद करती है। ट्राइकॉग हेल्थ। वर्ष 2015 में स्थापित ट्राइकॉग हेल्थ लक्ष्य सभी को सस्ती आपातकालीन देखभाल प्रदान करना है। उन्होंने एक ऐसा उपकरण विकसित किया है जो दिल के दौरे का पता लगा सकता है, साथ ही रोगियों के दूरस्थ निदान और निगरानी के लिए एक मंच भी विकसित किया है। सिगटुपल द्वारा एआई आधारित एक्सरे। सिगटुपल ने एआई सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो आधी कीमत पर 95% तक की सटीकता के साथ एक्सरे स्कैन का विश्लेषण कर सकता है। उनका लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण निदान को अधिक सुलभ और किफ़ायती बनाना है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में एक अच्छा करियर विकल्प है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े भारत में कुछ करियर विकल्प। डेटा साइंटिस्ट। एक डेटा वैज्ञानिक एक विश्लेषणात्मक पेशेवर होता है जो किसी संगठन के लिए डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए जिम्मेदार होता है। वह निर्णय लेने में भी मदद करता है। डेटा वैज्ञानिक की भूमिका गणितज्ञ, वैज्ञानिक, सांख्यिकीविद और कंप्यूटर प्रोग्रामर सहित कई पारंपरिक और तकनीकी नौकरियों के तत्वों को जोड़ती है। इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के साथ साथ मशीन लर्निंग और पूर्वानुमानित मॉडलिंग जैसी उन्नत विश्लेषण तकनीकों का उपयोग शामिल है। डेटा वैज्ञानिक लगभग 8,50,000 प्रति वर्ष के औसत वेतन के साथ एक अच्छा पैकेज कमाते हैं। मशीन लर्निंग इंजीनियर या एमएल इंजीनियर एक प्रोग्रामर होता है जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और निर्माण करता है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग एआई मॉडल को स्वचालित कर सकता है। भारत में एक एमएल इंजीनियर का वेतन लगभग 7 लाख प्रति वर्ष है। एआई आर्किटेक्ट एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो प्रौद्योगिकी को अधिक सुलभ, स्केलेबल
और सफल बनाकर इसे अपनाने में तेजी लाने में मदद कर सकता है। भारत में एक एआई आर्किटेक्ट प्रति वर्ष लगभग 13 लाख कमा सकता है। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देगा और भारत के समाज और अर्थव्यवस्था पर व्यापक और स्थायी प्रभाव डालेगा। एआई में स्वास्थ्य सेवा, कृषि, शिक्षा आदि जैसे उद्योगों को महत्वपूर्ण रूप से बदलने की क्षमता है। आने वाले वर्षों में नीति आयोग जैसी सरकारी पहल देश में एआई अनुसंधान और इसे अपनाने को बढ़ावा देगी। एआई में निवेश बढ़ रहा है। नासकॉम के अनुसार भारत में एआई सॉफ्टवेयर बाजार वर्ष 2025 तक 7.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। भारत में हम बढ़ती कौशल मांग को पूरा करने के लिए एआई और एमएल से संबंधित पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं। समझ यह है कि गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म भारत में स्टार्टअप और उद्यमों के लिए एआई को और अधिक सुलभ बना देंगे। भारत में एआई स्टार्टअप का तेज़ी से विकास सराहनीय है। एआई पर आधारित नवीन उत्पादों और सेवाओं के निर्माण के लिए भारत में अधिक एआई और डीप टेक स्टार्टअप उभरेंगे। पीएम मोदी 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ सोशल मीडिया एक्स पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अब सोशल मीडिया साइट एक्स पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। यह उन्हें इस साइट पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले विश्व नेता बनाता है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ वह दुनिया भर के अन्य प्रसिद्ध लोगों जैसे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन और पोप फ्रांसिस से आगे हैं। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30 मिलियन से अधिक लोगों ने प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी को फॉलो करना शुरू कर दिया है, जो एक बड़ी छलांग है। यह वृद्धि दर्शाती है कि वह कितने प्रभावशाली होते जा रहे हैं और उनकी ऑनलाइन उपस्थिति कितनी दिलचस्प है। प्लेटफॉर्म एक्स का रणनीतिक उपयोग। श्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2009 से प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने फॉलोअर्स के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। वह भुगतान किए गए प्रचार या बॉट का उपयोग नहीं करते हैं और इसके बजाय सीधे उनसे बात करते हैं। उनका सहज और इंटरैक्टिव ऑनलाइन व्यक्तित्व उनकी प्रसिद्धि में भारी वृद्धि का एक बड़ा कारण है। पीएम मोदी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो न केवल उन्हें अधिक दृश्यमान बनाते हैं बल्कि उनके लिए अन्य विश्व नेताओं के साथ जुड़ना आसान बनाते हैं और उनके सोशल मीडिया मैट्रिक्स में सुधार करते हैं। यह संवाद विश्व स्तर पर उनकी स्थिति को मजबूत करता है और दिखाता है कि वह दुनिया भर के लोगों को जोड़ने के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग बखूबी कर रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बातें। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, भारत में हुआ। उन्होंने स्थानीय रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की और बाद में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री पूरी की। राजनीति में प्रवेश करने से पहले मोदी एक राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन आरएसएस से गहराई से जुड़े हुए थे। राजनीतिक करियर और मील के पत्थर। श्री मोदी वर्ष 2014 से भाजपा पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। विशेष रूप से उन्होंने भ्रष्टाचार और अवैध नकदी प्रवाह से निपटने के लिए वर्ष 2016 में विवादास्पद विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन नीति लागू की। उन्होंने वर्ष 2018 में गुजरात में 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी उद्घाटन किया। मान्यता और विवाद। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म वर्ष 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद हुआ था। गुजरात में वर्ष 2002 के दंगों में शामिल होने के दावों के कारण अमेरिका में उनका प्रवेश वर्ष 2014 तक सीमित था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो यह हटा दिया गया। वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। अपने मासिक रोड शो मन की बात पर देश की विभिन्न समस्याओं के बारे में बात करते हुए जो वर्ष 2014 से बहुत लोकप्रिय रहा है। आइए अब समझते हैं ट्विटर एक्स क्या है। एक्स ट्विटर की पुनः ब्रांडेड पहचान है जिसकी कल्पना एलन मस्क ने की थी, जिन्होंने वर्ष 2022 में
44 बिलियन में ट्विटर को नए एवरीथिंग ऐप के रूप में अधिग्रहित किया था। 23 जुलाई को ट्विटर ने प्रतिष्ठित ब्लू बर्ड लोगो को एक्स लोगो से बदल दिया और अपनी वेबसाइटों, ऐप्स और मुख्यालयों से ट्विटर नाम हटा दिया। अब यहाँ तक कि x.com भी twitter.com पर रीडायरेक्ट हो जाता है। एलन मस्क ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह ट्विटर को एक्स नामक एक एवरीथिंग ऐप में बदल देंगे, जो सोशल नेटवर्किंग और प्रसारण से लेकर बैंकिंग और शॉपिंग तक सब कुछ पेश करेगा। ट्विटर एक्स क्यों बन गया? ट्विटर एक्स बन गया क्योंकि ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने एक्स के लिए एक त्वरक दी एवरीथिंग ऐप के रूप में सोशल नेटवर्क खरीदा और सोशल नेटवर्किंग साइट को एक सुपर ऐप में विकसित करना चाहते हैं, जिसमें सरल संदेश और ट्वीट से कहीं अधिक शामिल है। ट्विटर से कैसे अलग है एक्स? एक्स ट्विटर से अलग है। एक्स एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म से कहीं अधिक हो जाएगा। वे इसे संदेश, बैंकिंग, खरीदारी और बहुत कुछ के लिए एक सुपर ऐप में बनाने की योजना बना रहे हैं। दूसरी ओर ट्विटर हमेशा से केवल एक मुफ्त सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट रही है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से वर्तमान समाचार और घटनाओं पर ट्वीट और अपडेट रहने के लिए किया जाता है। आईएनएस दिल्ली ने पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज 2024 जीता। आईएनएस दिल्ली विंस बेस्ट शिप ऑफ ईस्टर्न फ्लीट अवार्ड 2024। 14 जुलाई 2024 को विशाखापट्टनम में प्रतिष्ठित फ्लीट पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया था। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन और परिचालन कार्यों के परिणाम स्वरूप आईएनएस दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज नामित किया गया था। विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न जहाज़ों को सम्मानित करने के लिए हर साल यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आईएनएस कावारत्ती को कॉर्वेट, ओपीवी और एलएसटी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जहाज़ के रूप में सराहा गया। आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सुमित्रा जहाज़ों को सनराइज फ्लीट में सबसे उत्साही होने और पूरे वर्ष कई कठिन कार्यों को पूरा करने के लिए सराहा गया। आईएनएस दिल्ली के बारे में। आईएनएस दिल्ली नामक एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट 15 नवंबर वर्ष 1997 को भारतीय नौसेना को दिया गया था। भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय ने इसकी योजना बनाई और मुंबई में मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसे बनाया। यह दिल्ली श्रेणी का प्रमुख जहाज़ है। 163 मीटर लंबे इस जहाज़ पर करीब 6200 टन वजन ढोया जा सकता है। आईएनएस दिल्ली सैन्य युद्ध में एक शक्तिशाली जहाज़ है क्योंकि इसमें कई हथियार हैं, जिसे सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो और एक मुख्य बंदूक भी शामिल है। इसके अलावा जहाज़ में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और सेंसर सिस्टम हैं, जो इसे विभिन्न समुद्री स्थितियों में अधिक उपयोगी बनाते हैं। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन। भारत ने वर्ष 2022 में 6000 करोड़ रुपए यानी लगभग 0.75 बिलियन डॉलर के बजट के साथ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की स्थापना की। भारत अब उन कुछ देशों में से एक है जो ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य क्षेत्रों में समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी पर सक्रिय रूप से खर्च कर रहा है। भारत जानता है कि उसे क्वांटम विज्ञान में चीन और अमेरिका जैसी अग्रणी देशों के बराबरी करने के लिए अपने प्रयासों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, भले ही उनके पास पहले से ही इस क्षेत्र में एक मजबूत अध्ययन आधार है। निवेश और प्रतिस्पर्धात्मकता का पैमाना। क्वांटम विज्ञान के क्षेत्र में चीन और अमेरिका भारत से कहीं ज़्यादा निवेश और उत्पादन कर रहे हैं। चीन लगभग 15 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है, जबकि अमेरिका लगभग 3.75 बिलियन डॉलर का निवेश कर रहा है, जो कि भारत द्वारा अभी खर्च किए जा रहे खर्च से अधिक है। यह देश भारत की तुलना में बहुत अधिक शोध और आविष्कार फाइलिंग करते हैं। इससे इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन हो जाती है। आइए अब जानते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी के बारे में। क्वांटम प्रौद्योगिकियां इलेक्ट्रॉनों जैसे उप परमाणु वस्तुओं के अजीब और अक्सर प्रति सहज व्यवहार का उपयोग करती है।
जो एक ही समय में एक से अधिक स्थानों सुपरपोजिशन में हो सकती हैं और लंबी दूरी पर उलझी हो सकती हैं। कई प्रयोगों में परीक्षण किए जाने के बाद इन गुणों का उपयोग अब वास्तविक दुनिया की चीज़ों जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग, संचार, सेंसर और सामग्री में भी किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं भारत की वर्तमान स्थिति और क्षमता क्वांटम टेक्नोलॉजी में। इन समस्याओं के साथ भी भारत शून्य से शुरुआत नहीं कर रहा है। क्वांटम विषयों का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या के मामले में देश में चीन और अमेरिका की संयुक्त संख्या से अधिक है। इसमें 110 में से 145 वरिष्ठ वैज्ञानिकों के नेतृत्व में मजबूत अनुसंधान समूह भी है। क्वांटम संचार और सेंसिंग जैसी कुछ चीज़ों में भारतीय विशेषज्ञ सर्वश्रेष्ठ हैं। इससे पता चलता है कि भारत इन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और नवाचार के अंतर को पाटने में सक्षम हो सकता है। रणनीतिक कदम आगे, स्ट्रैटेजिक स्टेप्स फॉरवर्ड। कई लोग राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को क्वांटम प्रौद्योगिकियों के उपयोग में भारत को बेहतर बनाने के लिए एक योजनाबद्ध और गंभीर प्रयास की शुरुआत के रूप में देखते हैं। इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद के लिए भारत के युवाओं को वैज्ञानिक बनने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे देश को क्वांटम वैज्ञानिकों का एक समर्पित समूह बनाने में मदद मिल सकती है, जैसा कि वह परमाणु ऊर्जा या अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में करते हैं। इस रणनीतिक उद्देश्य का लक्ष्य एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जो अंततः तकनीकी नेतृत्व और बड़े आर्थिक लाभ का कारण बन सके। भारत अपनी मौजूदा ताकतों के आधार पर और रणनीति विकास और अन्य देशों के साथ काम करके क्वांटम प्रौद्योगिकियों में अपने वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों को पकड़ना चाहता है और शायद उन्हें हरा भी देना चाहता है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट क्यों सिकुड़ रहा है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा तूफान बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट GRS अभी छोटा होता जा रहा है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि यह परिवर्तन कम छोटे तूफानों से जुड़ा हो सकता है जो आमतौर पर ग्रेट रेड स्पॉट को चालू रखने में मदद करते हैं। GRS बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल उच्च दबाव वाला तूफान है जिसे पहली बार 1600 के मध्य में देखा गया था। वर्ष 1800 के दशक के उत्तरार्ध में व्यवस्थित अध्ययनों से यह देखना शुरू हुआ कि यह हर समय कैसे बदल रहा था, जिससे इसकी संरचना और गतिशीलता के बारे में नए विचार सामने आए। GRS की संरचना और गतिशीलता। GRS लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है और इसमें 321 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज़ हवाएं होती हैं। यह अमोनिया से भरे बादलों की परतों के माध्यम से बृहस्पति के वायुमंडल से लगभग 250 किलोमीटर नीचे चला जाता है। वैज्ञानिक यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 100 वर्षों में इसमें उल्लेखनीय कमी क्यों आई है। पृथ्वी की मौसम प्रणालियों के साथ तुलना। इसी तरह की लंबे समय तक चलने वाली उच्च दबाव प्रणालियां पृथ्वी पर पाई जा सकती हैं। उन्हें हीट डोम्स कहा जाता है और वे अक्सर हिंसक मौसम के तरीके को बदल देते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि क्षेत्र में मौसम की घटनाओं के साथ परस्पर क्रिया से पृथ्वी के हीट डोम्स और बृहस्पति के GRS ग्रेट रेड स्टॉर्म दोनों को लंबे समय तक चलने में मदद मिलती है। GRS का आकार बदल रहा है और इसका रंग भी बदल गया है, ज़्यादातर लाल नारंगी से गुलाबी नारंगी तक। इससे पता चलता है कि सूर्य विकिरण ने जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं। यह रंग परिवर्तन तूफान में रसायनों में परिवर्तन के कारण होते हैं। आइए अब जानते हैं ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में। यह विशाल लंबे समय तक चलने वाले तूफान होते हैं। बृहस्पति पर ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान है जो पृथ्वी से दोगुना आकार का है, जो 350 से अधिक वर्षों से जारी है। यह उच्च दबाव प्रणाली 432 किलोमीटर प्रति घंटा या 268 मील प्रति घंटा तक की गति तक पहुंचने वाली वामावर्त हवाएं पैदा करती हैं। लाल रंग और रासायनिक प्रतिक्रियाएं। तूफान का अनोखा लाल रंग संभवतः बृहस्पति के वायुमंडल में अमोनिया और अन्य यौगिकों से जुड़ी जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण होता है। ये प्रतिक्रियाएं ही ग्रेट रेड स्पॉट को उसका अनोखा रंग देती हैं, जिसका अभी अध्ययन किया जा रहा है।
अवलोकन और परिवर्तन। 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ग्रेट रेड स्पॉट सिकुड़ रहा है, लेकिन इसके कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। वोयाजर 1 और 2 अंतरिक्ष यान ने 1979 में पहली वोयेज उप छवियां दी, जिससे इसकी अनूठी गतिशीलता और संरचना के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।